अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कस करने जा रहे हैं एसएचआर टेस्ट की फिजिक्स का पोर्शन। एमसीक्यू है 127। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द समिट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। याद रखिए, जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो हमने पढ़ा है ये टू डायमेंशनल मोशन है। इसमें जब बॉडी प्रोजेक्शन पॉइंट से जाएगी तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स भी होगा और वाई भी होगा, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में द ओनली फोर्स एक्टिंग इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे वेलोसिटी का कोई असर नहीं होगा। वर्टिकल कंपोनेंट जब बॉडी ऊपर जाएगी उसमें डिक्रीज आएगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाता है, जबकि एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है जो कि हमारे पास वो cos थीटा के बराबर है। तो अगर हमसे कोई प्रोजेक्टाइल मोशन में समिट पॉइंट पे वेलोसिटी का पूछते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास जो है वो जीरो होगा, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा जो कि v cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन और हिटिंग पॉइंट की निस्बत यहाँ पे वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे वाई कंपोनेंट हमारे पास जीरो होता है, ठीक है। तो वी एक्स यहाँ पे वी cos थीटा के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट समिट आर इंक्लाइंड एट। अच्छा, समिट पॉइंट पे ही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, हमने पढ़ा कि हमारे पास उसी तरह उसी डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आया, और हमें पता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। 128 में ऑप्शन नंबर सी है। 129 एमसीक्यू है टू सेम फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ लाइट एंड हेवी ब्लॉक्स ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी। याद रखिए, ये जो एमसीक्यू लिया गया है ये न्यूटन सेकंड लॉ से लिया गया। हमें पता है कि F इक्वल टू ma के बराबर होता है। तो अगर हमारे पास सेम फोर्स दो बॉडीज पे लग रहा हो तो फिर एक्सेलरेशन और मास का आपस में जो रिलेशन बनता है वो इनवर्स रिलेशन बनता है, ठीक है। अब अगर किसी बॉडी का मास कम है उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम होगी। तो अगर सेम फोर्स लाइट पे और हैवी बॉडी पे हम अप्लाई करें, क्योंकि लाइट बॉडी का मास कम होता है तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होनी चाहिए, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन होने की वजह से लाइट बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो ग्रेटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी ग्रेटर फॉर द लाइट ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक पे अप्लाई किया तो लाइट ब्लॉक के लिए हल्के ब्लॉक के लिए वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। एमसीक्यू है 130। मैकेनिकल पावर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज पावर, जिसको हम बोलते हैं वर्डन पर यूनिट टाइम। हम पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं W/T से, वर्डन पर यूनिट टाइम से। हम पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्डन इन लिफ्टिंग के केस में mgh की फॉर्म में। हम पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं F.V की फॉर्म में, ठीक है। ये तमाम पावर की, मैकेनिकल पावर की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। F.S जो ऑप्शन गिवन है, ये असल में F.S जो होता है वर्क के बराबर होता है, तो ये पावर का फार्मूला नहीं है, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 131 एमसीक्यू है कि 3 balls A, B and C of mass 2 kg, 4 kg and 6 kg of same size are released from the same height h. Ball that attains terminal velocity first या earlier। तो याद रखिए, हम कहते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी एक बॉल तब गेन करती है जब उस पर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाए, या आपस में क्या हो जाए, बैलेंस। और हमने क्या कहा था, वेट कहा था, ठीक है। तो जब Fd जो है वो Fg के बराबर या वेट के बराबर हो जाए तो द बॉडी विल बी इन टर्मिनल वेलोसिटी। अब जिस बॉडी का मास कम है उसका वेट कम होगा, तो कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको बैलेंस करने के लिए। अगर एक बॉडी हेवी है, ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ज्यादा वेट होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जो लाइट बॉडी है जिसका मास कम है उसको बैलेंस करने के लिए कम फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले जो लाइट बॉडी होगी वो जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगी एज कंपेयर टू द हेवी वन, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी एक हेवी और लाइट बॉल की आप बात करें और आप कहें कि दोनों का सेम साइज है और दोनों फॉल कर रही है, ठीक है, तो इनमें से जो लाइट बॉडी होगी ये जल्दी बैलेंस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्मिनल स्पीड तक जल्दी पहुंचेगी, तो इनमें से लाइट बॉडी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए जो है जिसका मास सबसे कम है, दैट विल बी द करेक्ट वन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे।
132 एमसीक्यू है कि वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ आइडियल फ्लूइड हैविंग स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड पासिंग थ्रू एन ओपनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दिस। याद रखिए, हाँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हमने लिखा था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है, या AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा जो मैथमेटिकल फॉर्म था वो ये था कि द वॉल्यूम फ्लो रेट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। और हम लिख सकते हैं कि डेल V बाय डेल T जो है असल में AV के बराबर है, एरिया और वेलोसिटी। एरिया हमें गिवन है 0.4 मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर विल बी 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी बनता है। 133 एमसीक्यू है कि a fast air is blown through a straw between the two pendulums of the same length. Both pendulums will attract each other, repel each other, remain stationary. याद रखिए, जब भी हमारे पास ये दो बॉल्स है, ठीक है, तो इनिशियली जब हमने यहाँ पे थ्रू द स्ट्रॉ एयर को ब्लोन नहीं किया था, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हर जगह पे प्रेशर की वैल्यू क्या थी, वो सेम थी। लेकिन जो ही ऑब्स्ट्रैक्ट इस रीजन में एयर तेजी से गुजारेंगे तो इस रीजन का जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हमेशा से ज्यादा, हमेशा के लिए ज्यादा प्रेशर के रीजन से कम प्रेशर की तरफ फोर्स लगता है, नेचुरल टेंडेंसी है। तो इस वजह से इन दोनों बॉल्स से बाहर की तरफ से फोर्स एक्ट करेगी जिससे ये करीब आएंगे, तो ऐसा लगेगा दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो अट्रैक्शन वाला है, बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो एमसीक्यू 133 में करेक्ट ऑप्शन ए है। 134 एमसीक्यू है, कह रहे कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड फॉर द सेकेंड पेंडुलम। याद रखिए, सेकेंड पेंडुलम वो होता है कि जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स का होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो 1/2 होगी आपके पास पर सेकेंड। कह रहे जब इन दोनों का आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर क्या आएगा। याद रखिए, फ्रीक्वेंसी आपके पास 1/2 होगी, टाइम पीरियड 2 होगा, ये पर सेकेंड है और वो सेकेंड है, आपस में सब कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो द प्रोडक्ट विल ऑलवेज इक्वल टू 1। सेकेंड पेंडुलम कोई भी पेंडुलम हो तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के लिए आपके पास जो प्रोडक्ट हो रहेगा वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा, वो इक्वल टू 1 आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। 135 shrill and grave sound will always have same। याद रखिए, हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो साउंड है वो श्रिल भी हो सकती है, ग्रेव भी हो सकती है। श्रिल वो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ग्रेव वो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती तो साथ में वेवलेंथ भी चेंज होता है। तो श्रिल के लिए आप कह सकते हैं कि श्रिल के केस में फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ क्या होगा, शॉर्ट होगा। इस तरह ग्रेव के केस में अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ लॉन्गर होगी। दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, इनवर्स है। अगर इस एक के इंक्रीज से दूसरा डिक्रीज होता है, देयर प्रोडक्ट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो याद रखिए, श्रिल और ग्रेव दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन द स्पीड विल रिमेन द सेम फॉर बोथ। तो वी विल बी सेम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। 136 एमसीक्यू है कि 10 कूलम्स पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू। हमारे पास अगर 10 कूलम का चार्ज है जो कि 1 सेकेंड में गुजर रहा है थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड करंट। तो इसकी मेजरमेंट करंट की होगी, करंट का यूनिट एम्पेयर है। तो 10 कूलम पर 1 सेकेंड से आपके पास आएगा 10 एम्पेयर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 10 एम्पेयर वाला है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 137। 137 कह रहे कि इफ कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, इफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ओहम मीटर, इट्स कंडक्टिविटी इन सीमेंस विल बी। इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एमसीक्यू था 137, ठीक है, कि इफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी हमारे पास कितनी है, 5 ओहम मीटर है। तो व्हाट अबाउट द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी 1 ओवर रेजिस्टिविटी के बराबर है जो कि 1 ओवर 5 होगा, जिसको हम 0.2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। 138 है एमसीक्यू
two charge spheres are 4 millimeter apart. The pair of charges that yield maximum repulsive force. याद रखिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, कूलम्स लॉ की बात हो रही है, दो चार्जेस है, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर दो सिमिलर चार्जेस हो फासले पे, कुछ फासले पे, ठीक है, वो प्लस प्लस हो या माइनस, दे विल रिपेल ईच अदर। तो आपने वो ऑप्शन लेना है जिनमें सिमिलर चार्जेस है, ठीक है। तो इनमें ऑप्शन ए और सी जो है, इनमें चार्जेस सिमिलर है तो इनमें रिपल्जन होगी, ठीक है। अब देखिए आपने पढ़ा था कि फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, कि जिन चार्जेस का प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा हो तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। डिस्टेंस हमने सेम रखा हुआ है, 4 मिलीमीटर का रखा हुआ है। तो गिवन ऑप्शन ए और सी में अगर हम देखें 2/2 से 4 आता है और दूसरे में सी में 2/3 से 6 आता है, तो 6 का प्रोडक्ट 4 के मुकाबले में ज्यादा है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 139 एमसीक्यू है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज 8 हर्ट्ज, देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ द सेम लेंथ। अगर हम क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन थी 8 हर्ट्ज थी, अगर हम उसको कंपेयर करें विद द क्लोज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है, ऑफ द सेम लेंथ, तो हमारे पास याद रखिए क्लोज ऑर्गन पाइप जो है उसकी जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो ओपन के हाफ के बराबर होती है। तो अगर ओपन 8 हर्ट्ज थी तो क्लोज की हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 हर्ट्ज हो जाएगी। हमने पढ़ा है कि क्लोज में हमारे पास कुछ हार्मोनिक्स मिसिंग होते हैं, 8 हार्मोनिक्स हमारे पास होते हैं, इवन मिसिंग होते हैं, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एमसीक्यू है 140, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ई, बाय डबलिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर बिकम, ठीक है। तो 140 में बेटा हमारे पास जो टोटल एनर्जी के लिए रिलेशन है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी का एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो अगर आप एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे तो टोटल एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर के साथ रिलेशन है। अगर आप डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो टोटल एनर्जी में 4 गुना इजाफा होगा, तो ये 4E हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो बनता है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट 141 एमसीक्यू है कि 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। याद रखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास पैरेलल जहाँ पे हम मुख्तलिफ कैपेसिटेंस को डिफरेंट ब्रांचेस में कनेक्ट करते हैं, तो हमारे लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर सिमिलर कैपेसिटर है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है सी इक्विवेलेंट एन सी। एन से बड़ा नंबर ऑफ कैपेसिटर है, सी हमारे आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू है। तो 4 कैपेसिटर कनेक्टेड है, हर एक की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड है, तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू 16 माइक्रोफेरेड आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है 142 एमसीक्यू है कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स दैट गिव्स अस 0 रिजल्टेंट आर। याद रखिए हमारे पास कम से कम कितने वेक्टर्स होने चाहिए कि जिनका रिजल्टेंट हमारे पास 0 आ जाए। तो याद रखिए इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हमें सिर्फ 2 वेक्टर्स चाहिए जिनसे हमें 0 रिजल्टेंट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे -4 मीटर एक्स प्राइम डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, 0 या नल आ सकता है, ठीक है। अगर हमसे ये पूछते कि मिनिमम लेकिन अनइक्वल वेक्टर हो तो अनइक्वल मिनिमम 3 चाहिए टू गेट द 0 रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है इक्वल के केस में हमारे पास 2 बनते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 143। एमसीक्यू 143 में आपसे कह रहे हैं कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी सीरीज एसी सर्किट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आपके पास जो इम्पीडेंस होगी वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। याद रखिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो मिनिमम हो, क्या होगी, मिनिमम होगी। Z इज इक्वल टू आर सिर्फ होगा, Z इज इक्वल टू आर, क्योंकि XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा, XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा। तो अगर आप लिखते हैं इम्पीडेंस तो फार्मूला है आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर। अगर ये आपस में इक्वल है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू आर आ जाएगा। हम जब एसी सर्किट के एसी सर्किट में सीरीज में रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों लगाते हैं तो कंबाइन पोजीशन पेश आती है। अगर लेकिन हमारे पास जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पहुंच जाती है तो वहाँ पे XL XC के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमें जो इम्पीडेंस मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ आर की वजह से मिल रही है, तो मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मिनिमम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 143 था। 144 एमसीक्यू है
कि हाउ मेनी फोटॉन्स आर रिलीज इन इनहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में इनहिलेट होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 2 फोटॉन रिलीज होंगे। टू कंजर्व द मोमेंटम हमारे पास 2 फोटॉन रिलीज होंगे, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो कम से कम 2 होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो 145 है। विच आर द फॉलोइंग पोजेसेस हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। 3 तरह की रेज है, अल्फा, बीटा एंड गेमा। किसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा जिस पे चार्ज ना हो? गेमा रे ज्यादा एनर्जेटिक भी है, चार्ज लेस भी है, तो ये डीप जा सकता है एक मटेरियल में, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 145 में ऑप्शन सी। 146 एमसीक्यू है। A particle having the mass of an electron and charge of proton। ऐसा पार्टिकल जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है लेकिन चार्ज प्रोटॉन की तरफ उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कौन सा पार्टिकल होगा? दैट पार्टिकल इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन वो पार्टिकल है जिसका चार्ज पॉजिटिव है लेकिन मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 147 विच आर द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एनर्जी कंटेंट। किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी पाई जाएगी? कौन सी रेडिएशन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है? गेमा है, इंफ्रा, अल्ट्रावायलेट या एक्सरेज। तीनों की तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। गेमा रे की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबसे ज्यादा होती है जबकि रेडियो की सबसे कम होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो गेमा का होगा, ठीक है। 148 एमसीक्यू है। A particle of charge 2e falls through a potential difference of 6 volt। Calculate the energy required। अगर हमारे पास एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, और इस चार्ज पे फील्ड अप्लाई होता है और फील्ड अप्लाई हुआ है, आपने पोटेंशियल कितना 6 वोल्ट अप्लाई किया है, तो एक्सेलरेट करेगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा? चार्ज हमारे पास कितना है? 2e है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो Q इंटू डेल्टा वी के बराबर। क्यों की वैल्यू 2e है और पोटेंशियल हमारे पास 6 वोल्ट है, तो आंसर विल बी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा इट विल बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 149 एमसीक्यू है कि चार्ज ए एंड बी ऑफ 1 कूलम एंड 5 कूलम आर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 2 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन बोथ चार्जेस? चार्ज ए और बी है, तो याद रखिए फोर्स ऑन चार्ज, 2 चार्जेस है, दोनों के दरमियान जो फोर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स का जनरल फार्मूला है। अगर इस एक की बात करेंगे तो K एक चार्ज 1 कूलम है, दूसरा 5 कूलम है, और पहले केस में से के केस में फासला कितना है? 2 मीटर का है, ठीक है। फासला कितना है हमारे पास? 2 मीटर का, तो 2 का स्क्वायर। दूसरे केस में K वही है, चार्ज 5 लगा रहे हैं 1 पे फोर्स, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर 5 है, तो 5 मीटर का स्क्वायर 5 स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूँ एफ ए बाई एफ बी, तो के साथ कैंसिल, 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा नीचे 2 स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 5 स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इस चीज पे तो 2 नीचे और 5 ऊपर, तो हमारे पास 2 2 25 और 2 2 5 5 25 और 2 2 4, तो 25/4 हमारे पास इन फोर्सेस का रेशो आ सकता है, क्योंकि डिस्टेंस चार्ज का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, के की वैल्यू भी सेम है, तो डिस्टेंस के हवाले से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 150 एमसीक्यू है। इन आइडियल ट्रांसफार्मर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल द करंट विल। आइडियल ट्रांसफार्मर वो जिसमें पावर जो इनपुट है आउटपुट आपके पास सेम हो, तो पावर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर पावर कांस्टेंट है तो पावर आई वी के बराबर है, तो आई और वी के जो रिलेशन बनेगा वो हमेशा के लिए क्या बनेगा? वो हमेशा के लिए इनवर्स बनेगा। सेम पावर के लिए करंट और वोल्टेज का रिलेशन इनवर्स बनेगा। तो अगर हम वोल्टेज को डबल करेंगे तो करंट की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 151 एमसीक्यू है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट्स टोटल चार्ज पर यूनिट। सरफेस चार्ज से क्या मुराद है? सरफेस चार्ज से मुराद टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। लीस्ट चार्ज डेंसिटी होती तो टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ होती। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती तो आपके पास टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होती, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन Q बाय A है, और इसका यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पर यूनिट एरिया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 152 एमसीक्यू है
कि साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 110 हर्ट्ज है, वेवलेंथ ऑफ, अगर हमारे पास साउंड वेव हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 110 हर्ट्ज है, ठीक है, तो कह रहे कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो स्पीड हम अगर 330 यहाँ पे पुट करें मीटर पर सेकेंड रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वेवलेंथ की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ v बाय एफ। तो 330 डिवाइड बाय 110, तो द आंसर इज 3 मीटर, अबाउट 3 मीटर इसकी वेवलेंथ बनेगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ऑप्शन सी। 153 एमसीक्यू है, एमसीक्यू है 153 के रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द टू आइडेंटिकल मासेस हैविंग हाइट h1 एंड h2। h2 हमें गिवन है बेटा 3h1, ठीक है। तो मैं अगर h1 और h2 निकालना चाहता हूं, तो अगर मैं उसको इधर लेके जाऊं तो 1/3 बनेगा। तो h1 ओवर h2 मेरे पास बन जाएगा 1/3, 1/3। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालें, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 का अगर 2 के साथ मैं रेशियो निकालूंगा आइडेंटिकल मासेस के लिए, तो हमारे पास ये होगा h1 और h2। तो h1 और h2 का रेशियो यहाँ पे 1/3 आता है। इस रिलेशन के मुताबिक हमारे पास रेशियो बनेगा 1/3। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी है। 154 एमसीक्यू है। अ मशीन नीडेड 100 joule of energy to raise a 10 kg block to a distance of 5 meter. Its efficiency is, अच्छा एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, आउटपुट वर्क डिवाइड बाय द इनपुट वर्क, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100% आपके पास हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास 100 जूल ऑफ 1000 एनर्जी सप्लाई हुई है, कितना आउटपुट हुआ है, तो हमारे पास आउटपुट जो हुआ है उसके वो हमारे पास मास भी गिवन है, जी और एच भी गिवन है। मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे आउटपुट को अगर मैं अकेला कैलकुलेट कर लूँ, तो हमारे पास है एम जी एच, मास है 10, जी है 10 और एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 5 मीटर है। तो ये तकरीबन बनेगा 500 जूल। तो ऊपर मेरे पास बन जाएगा 500 जूल मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 50%, क्या आएगा 50%। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 50%, 50% आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। अच्छा, 155 है एमसीक्यू के डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। अगर एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, तो 1 सेकेंड के बाद तो हम लिखते हैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो नीचे फ्री फॉल करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0, हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर का फार्मूला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री फॉल के लिए जी क्यू 9.8 और टाइम है 1 सेकेंड का, तो 9.8 डिवाइड बाय 2, अब हमारे पास 4.9 मीटर आ जाएगा। तो फ्री फॉल के दौरान हमारे पास हमने इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट करना होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 156 एमसीक्यू है, 156 एमसीक्यू है कि क्वांटिटी रेट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एसएचएम। एसएचएम के दौरान याद रखिए रिस्टोरिंग फोर्स एक्स पे डिपेंडेंट है, तो उसकी वैल्यू मुसलसल चेंज होती है। काइनेटिक और पोटेंशियल भी एक्स पे डिपेंडेंट है, तो उनकी वैल्यू भी चेंज होती है। टोटल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे ऑप्शन में टाइम पीरियड है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन आइडियल सिस्टम के लिए डिस्कस करते हैं, देयर इज नो डिसिपेशन फोर्स, तो टाइम पीरियड हमेशा के लिए हमारे पास क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ऑप्शन डी है। टोटल एनर्जी गिवन होती है वो भी सेम होती है, टाइम पीरियड भी उसके लिए सेम होगा। 157 की बात करते हैं। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास हायर एनर्जी लेवल से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो P=2 स्टेट में आ सकता है। लाइमन के लिए P=1 होगा, बाल्मर के लिए P=2 स्टेट होगा। तो इसमें एक ऑप्शन गिवन है जिसमें P=N=4 गिवन है, तो ये तो कोई भी स्टेट हो सकता है, 4 से 5 6 से किसी से भी आ सकता है, लेकिन ये जो आपके पास है ये बाल्मर सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये एमसीक्यू है 157। 158 एमसीक्यू है कि द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। याद रखिए लाइमन सीरीज के लिए हमारे पास फार्मूला है आर एच 1/p² - 1/n², ठीक है। अब अगर मैं शॉर्टेस्ट की बात करूंगा तो लाइमन के लिए तो P1 होता है, शॉर्टेस्ट के लिए इनकी वैल्यू हम इन्फिनिटी लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगा आर एच आ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट के लिए तो ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं किसकी, लॉन्गेस्ट के लिए, तो लॉन्गेस्ट के केस में हमारे पास P की वैल्यू तो वही 1 होती है, ठीक है, लेकिन N की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है, नियरेस्ट कंसेक्टिव आपने पुट करना, तो 2² हो जाएगा। यहां से वैल्यू आएगी हमारे पास 1 - 1/4, जो यहाँ पे हो जाएगी, अगर हम इसे ले ले तो 3/4 आ जाएगा, 1/λ। अब अगर मैं इनका रेश वापस में लेता हूं, ठीक है,
तो रेशियो हमारे पास अगर हम इनको आपस में डिवाइड कर दे तो रेशियो जो आएगा वो 1/λ हमारे पास आर एच के बराबर है और ये आर एच 3/4 के बराबर है। तो अगर आप इसका रिलेशन निकालते हैं तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, इसको इनको डिवाइड करें आपस में, द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट। तो शॉर्टेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट के लिए ये 1/RH हो जाएगा और लॉन्गेस्ट के लिए जो होगा, लॉन्गेस्ट के लिए ये हो जाएगा 4/3 RH, 4/3 RH। ठीक है, अब रेशियो लॉन्गेस्ट का शॉर्टेस्ट के साथ लिया गया है, लॉन्गेस्ट को डिवाइड करके किस पे, शॉर्टेस्ट पे। तो हमारे पास 4/3 RH और डिवाइड वाला आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपस में कैंसिल, 4/3 आएगा। अगर लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट है तो 4/3 है, अगर शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट होता 3/4 होता। तो 4/3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो है 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज यूज्ड इन एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो हमारे पास होता है 10 - 10 मीटर के। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो आप इसको 100 से या 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो बन जाएगा 10 - 8 सेंटीमीटर। तो चूंकि ये ऑप्शन गिवन है, दैट विल बी द करेक्ट वन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास, क्योंकि 5 एंगस्ट्रॉम है तो 5 एंगस्ट्रॉम अगर आपसे पूछते हैं तो 5 × 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी बनता है। 160 MCQ है कि डॉट प्रोडक्ट I + J + K, इसका डॉट प्रोडक्ट ले ले किसके साथ, I - J + K के साथ। तो डॉट हम यहाँ पे 1 है, मैग्नीट्यूड 1 1 1 1 इस तरह। ठीक है, तो एक से मल्टीप्लाई, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करे 1 आ जाएगा, फिर 1 से 1 दोबारा तो प्लस इंटू -1 आ जाएगा, और प्लस 1 से 1 तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 2 - 1 से आएगा 1। ठीक है, हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास कंपोनेंट्स के लिए ax bx + ay by + az bz का सिंपल फार्मूला गिवन होगा a डॉट b के केस में। कंपोनेंट्स के फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट लेने का आसान फार्मूला है, x को x से मल्टीप्लाई करे, y को y से और z को z से और उसमें ऐड करे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनता है। 161 MCQ है कि 2 forces of 5 and 7 Newton are acting on a point, which of the following cannot be the resultant। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए कि फोर्सेस गिवन हो और कौन सा रिजल्टेंट नहीं आ सकता, तो आप पहला काम ये करें कि इनको आपस में ऐड करें। 5 + 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 न्यूटन हो गया। ये मैक्सिमम रिजल्टेंट से आ सकता है, पैरेलल केस हो जाएगा। और अगर हम इसको बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2 न्यूटन आएगा। तो हमारी रेंज मुख्तलिफ एंगल्स के लिए इन दोनों फोर्स के लिए 12 से लेके 2 तक है। 0 एंगल पे, 10 पे, 20 पे, 30 मुख्तलिफ एंगल्स पे ले ले 180 तक आपके पास ये रेंज जाता है। ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम, जो वैल्यू इससे बाहर होगी वो इसका रिजल्टेंट नहीं आ सकता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो 1 न्यूटन है, जो इसमें नहीं है इंक्लूड, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और लास्ट है MCQ 162 कि हमें गिवन है कि द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ 2 पेंडुलम इज 2:3, द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। टाइम पीरियड के केस में लेंथ के साथ बेटा ये रिलेशन है। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, या इसको इस तरह लिख लूँ कि ये स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये T² और ये L हो जाएगा, इस तरह रिलेशन भी लिख सकते हैं। तो अगर लेंथ का रेशियो आप लेते हैं तो डायरेक्ट रिलेशन आप लिख सकते हैं T1² / T2², इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो आपको जो टाइम पीरियड का रेशियो गिवन था वो 2:3 गिवन था, तो इनके ऊपर आप स्क्वायर ले ले तो 2 2 4 हो जाएगा, 3 3 9, तो 4 और 9 इसका करेक्ट ऑप्शन आ सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें गिवन है। ठीक है, तो ये इस सेचुरेटिव की डिस्कशन थी, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।